प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी खाना बदोश उस पाठ का सार और उस पाठ का परिचय जो है हमने किया था। आज हम उसी पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। तो यदि आपने पाठ को अच्छे से समझ लिया है तो फिर आप उस पाठ के किसी भी प्रश्न का उत्तर अपनी भाषा में अपने शब्दों में दे सकते हैं। तो पाठ को समझना ज़रूरी है, फिर चाहे उससे कोई प्रश्न आए, कोई आशय स्पष्ट करो आए या फिर गद्यांश की व्याख्या आए, आप उसको ठीक से कर पाएंगे। लेकिन फिर भी इस पाठ के जो भी प्रश्न हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता। यहाँ पर इसका उत्तर होगा, जसदेव की पिटाई के बाद सूबे सिंह अपनी जीप से शहर की ओर चला गया। जब उसने जसदेव की पिटाई की, अब पाठ के सार पर हमने पहले ही चर्चा कर ली है। यदि आपने सार समझ लिया है तो आपको आज प्रश्नोत्तर समझ में आ जाएंगे। जसदेव की पिटाई हुई, सूबे सिंह ने उसको बहुत मारा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब जब उसकी पिटाई होने के बाद का यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो और मजदूर थे उनका समूचा दिन कैसा बीता। समूचा का मतलब होता है पूरा दिन। तो हम बताएंगे कि मजदूरों का समूचा दिन, पूरा दिन वो क्या हुआ, भय और दहशत में बीता। भय और दहशत के माहौल में रहे। मजदूर उस घटना से डर गए थे और मजदूर थे वो सब डर गए थे। उन्हें दिन भर ये लगता रहा कि किसी भी वक्त सूबे सिंह फिर आ सकता है। कहने का मतलब है कि सूबे सिंह जब जसदेव की पिटाई करने के बाद शहर की ओर चला गया, उसके बाद भी वहाँ पर जो मजदूर थे उनके मन में डर और दहशत का माहौल रहा और उन्हें ये लगता रहा कि शायद सूबे सिंह किसी भी समय दोबारा आ सकता है। दूसरा प्रश्न है, मानो अभी तक भट्टे की जिंदगी से तालमेल क्यों नहीं बैठा पाई थी। यहाँ पर मानो का जो है भट्टे पर आकर काम करना उसको नहीं भाता था। वो आ तो गई थी, वह अपने पति सुकिया के कहने पर गांव छोड़कर आ तो गई थी, लेकिन शाम होते ही उसका मन घबराने लगता था। उसे जंगल में बनी झोपड़ियों का जीवन अच्छा नहीं लगता था और रह रहकर अपने गांव की याद आती थी। ये इसका आंसर होगा कि वो भट्टे की ज़िंदगी से तालमेल क्यों नहीं बैठा पाई, क्योंकि उसे वहाँ पर काम करना अच्छा नहीं लगता था और शाम होते ही उसका दिल घबराने लगता था। तीसरा प्रश्न है, असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बिफर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था। सूबे सिंह जो था वो चाहता था मानो को अपने जाल में फंसाना। तो जब उसने देखा कि मानो के बजाय कौन चला गया था, जसदेव, तो उसे क्या लगा, सूबे सिंह को उसे लगा कि मानो को उसकी जाल में फंसाने की चाल फेल हो गई। यानी कि वो तो उसको फंसाना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि मानो नहीं आई और जसदेव आ गया तो उसने अपना सारा गुस्सा जसदेव पर उतारकर उसे खूब पीटा। यही कारण था जसदेव की पिटाई का। इसके बाद चौथा प्रश्न है, जसदेव ने मानो के हाथ का खाना क्यों नहीं खाया। अब ये इस कहानी में जो लेखक हैं उन्होंने इसको उभारा है, इस बात को, कि यहाँ पर जातिवादी मानसिकता दिखाई गई है कि जसदेव जो था
वो मानो के हाथ का खाना उसने इसलिए नहीं खाया क्योंकि वह बामन जाति का था, ब्राह्मण, बामन कह लो या ब्राह्मण कह लो, और मानो दलित थी, छोटी जाति से संबंध रखती थी। तो जब मानो जसदेव के लिए खाना लेकर गई तो उसने भूख ना होने का बहाना बनाकर खाना खाने से इनकार कर दिया। 5वां प्रश्न है, लोगों को क्यों लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर मानो की ईंटें गिराकर रौंदा है। अब उस दिन जब मानो की सारी ईंटों को तोड़ दिया गया रात को, तो यहाँ पर हम इसका उत्तर में लिखेंगे कि सूबे सिंह जो था वो मानो और सुकिया को परेशान करने के बहाने ढूंढता रहता था, क्योंकि जब मानो उसकी चाल में नहीं आई तो अब उसने मानो को और सुकिया को परेशान करना शुरू कर दिया। और सुबह जब उन्होंने देखा कि उनकी सारी ईंटें टूटी हुई हैं तो उनको क्या लगा कि बिना आंधी तूफान आए किसी ने जानबूझकर ईंटों को गिराकर रौंदा है। कहने का मतलब है कि वो ईंटें किसी और कारण से नहीं टूटी, वो सूबे सिंह की साजिश के कारण ही तोड़ी गई। 6वां प्रश्न है, मानो को क्यों लग रहा था कि किसी ने उसकी पक्की ईंटों के मकान को ही धराशायी कर दिया। धराशायी का मतलब होता है गिरा देना। मानो ने, इसका आंसर होगा, मानो ने दिन रात मेहनत करके अपने लिए पक्की ईंटों के मकान का सपना सजोया था। क्या सपना था मानो का? कि वो इतनी मेहनत करेगी कि वो अपने लिए एक पक्की ईंटों का घर बना सके। लेकिन जब उसने देखा, क्या देखा उसने? अपनी ईंटों को रौंदा हुआ पाया। रात को जब उसने ईंटें बनाकर वो सो गई और सुबह जब काम पर गई तो उसने देखा कि उसकी ईंटों को किसी ने रौंद दिया है, सारी ईंटों को तोड़ दिया गया है। तो उसे क्या लगा कि जो उसने सपना बनाया था अपने मन में, उसके सपने पर पानी फिर गया। उसे लगा जैसे उसकी पक्की ईंटों का मकान धराशायी हो गया है, क्योंकि अब उसको ये समझ में आ गया कि जब हमारी ईंटें ही सभी तोड़ दी गई हैं तो किस प्रकार वो पैसा जोड़ेंगे, कैसे उन्हें मजदूरी मिलेगी और कैसे वो धन बचाकर अपने लिए घर बना पाएंगे। तो उसे ये लगने लगा कि शायद उसका मकान ही धराशायी हो गया है। अगला प्रश्न है 7वां, चल ये लोग हमारा घर ना बनने देंगे। सुकिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। ये जो बात है ये सुकिया ने बोली थी। क्या? चलिए हमारा घर ना बनने देंगे। ये उनकी अपनी देहाती भाषा है, उसी का ही ये वाक्य है। बनने देंगे यानी कि घर ना बनने देंगे। यहाँ पर जो लेखक है उसने ये बताया है कि सुकिया क्या कहना चाहता है। इस कथन के माध्यम से हमें पता चलता है कि मेहनत मजदूरी करने के बाद भी पूंजीपतियों के हाथों मजबूर होकर उन्हें भट्टा छोड़कर जाना पड़ रहा था। जब सुकिया ने देखा कि ये हमारा घर नहीं बनने देंगे तो उसने मानो को अपने साथ लिया और उसने भट्टा छोड़ने के लिए वो वहाँ से चल पड़े। तो यहाँ पर हमारा लेखक का इशारा है कि जो पूंजीपति वर्ग है वो या तो चाहता है कि वो इन लोगों के हाथों की कठपुतली बने रहें, यानी कि जैसा वो चाहें वैसा काम करें, या फिर अपने सपनों को पूरा होने की कोई उम्मीद उन्हें नज़र नहीं आ रही थी कि अगर उन्होंने सूबे सिंह के हिसाब से नहीं चला तो उनको परेशान करना शुरू कर दिया, तो या तो वो उनके हाथों की कठपुतली बने रहें और या फिर जो उनके सपने हैं वो पूरे नहीं हो सकते। इसलिए मानो और सुकिया के लिए अपने घर का सपना पूरा ना होना ही ये इस कहानी की मूल संवेदना है। मूल संवेदना का मतलब कि मुख्य बात क्या बताने की कोशिश की है लेखक ने
कि वो घर बनाना चाहते थे अपने लिए, मेहनत मजदूरी करके इज्जत और सम्मान से जीवन जीना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर पाए और उन्हें भट्टा छोड़कर वहाँ से किसी और अनजान जगह की ओर जाना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, खाना बदोश कहानी में आज के समाज की किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है? इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ये जो कहानी है खाना बदोश, जैसा कि इसका मैंने पहले भी आपको समझाया था कि जिनके घर नहीं होते उन लोगों को खाना बदोश कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी समस्याएं हैं इसमें। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो यहाँ पर लेखक ने उनको बताया है? तो इस कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त कई समस्याओं की ओर लेखक का इशारा है। रेखांकित का मतलब होता है कि क्या दिखाने की कोशिश की है, क्या बताने समझाने की कोशिश की है। पहला तो है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन, यानी कि जब उनके पास गांव में काम नहीं होता तो वो काम की तलाश में शहरों की ओर चल देते हैं। पलायन का अर्थ होता है वहाँ से निकलकर कहीं और चले जाना। दूसरा है, इसमें दूसरी समस्या की ओर इशारा है कि गरीब व मजदूर वर्ग का पूंजीपति वर्ग द्वारा शोषण, यानी कि जो गरीब है, मजदूर वर्ग है, उसका पूंजीपति वर्ग यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं जो उनसे काम कराते हैं वो उनका शोषण करते हैं। एक और यहाँ पर जो समस्या है या बुराई है वो ये है ऊंच नीच व छुआछूत की भावना, कि ऊंच नीच और छुआछूत की भावना को भी दिखाया गया है कि एक साथ काम करने के बावजूद भी मानो के हाथ से जसदेव ने खाना नहीं खाया क्योंकि वो ऊंची जाति से संबंध रखता था। और एक और समस्या यहाँ पर दिखाई है स्त्रियों का शोषण, यानी कि जो मजदूर वर्ग की स्त्रियां हैं उनको पूंजीपति लोग अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। यदि उनका शोषण भी करना हो तो वो उससे पीछे नहीं हटते, उनको दबा कर रखते हैं और अपने हिसाब से चलाते हैं। तो ये सारी समस्याएं थी जो खाना बदोश कहानी में लेखक ने जिनको यहाँ पर दिखाया है। अब 9वां प्रश्न है, सुकिया ने जिन समस्याओं के कारण गांव छोड़ा वही समस्या शहर में भट्टे पर उसे झेलनी पड़ी। मूलतः वह समस्या क्या थी? अब देखो, सुकिया और मानो वो गांव छोड़कर आ गए थे, तो वो कहते हैं कि गांव छोड़कर आए जिस समस्या के कारण वही समस्या उन्हें भट्टे पर झेलनी पड़ी। तो वो क्या समस्या थी? जैसे अभी हम समस्याओं की बात कर रहे थे कि गांव में जो गरीब हैं या दलित लोग हैं, छोटी जाति के लोग हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। यही समस्या जो थी वो सुकिया को गांव छोड़कर भट्टे पर आना पड़ा था इसी समस्या के कारण। और यहाँ पर भी जब उसने उसी प्रकार का माहौल देखा तो वो यहाँ से भी मानो को लेकर कहीं और आगे चल पड़ा। तो यही समस्या गांव में थी और यही उन्हें भट्टे पर झेलने को मिली। 10वां प्रश्न है, स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तो क्या तब भी सुकिया और मानो को खाना बदोश जीवन व्यतीत करना पड़ता? ये एक नया सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया ये इंग्लिश के शब्द हैं दोनों। स्किल का मतलब होता है कौशल, कोई हुनर, कोई स्किल डेवलप करना। तो सरकार जो है, जो कम पढ़े लिखे युवा हैं या जिनकी किसी वजह से शिक्षा छूट जाती है या जो 10वीं 12वीं तक ही पढ़े हैं, आगे कुछ उनको और आगे नहीं पढ़ पाए किसी कारण से, तो उनको किसी न किसी काम में, किसी न किसी हुनर में, किसी स्किल में उनको ट्रेनिंग देती है। फिर वो लोग उसमें अपना काम आगे बेरोज़गारी से
अपने आप को हटा सकते हैं, छुड़ा सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। तो ये है स्किल इंडिया। तो हम इसमें क्या बताएंगे कि यदि स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम द्वारा हम मानो और सुकिया को जैसे लोग, यानी कि और लोग भी हो सकते हैं इसमें, जो बेरोज़गार हैं या गरीब हैं या जो आगे किसी काम की तलाश में हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने स्किल इंडिया से ट्रेनिंग ले सकते हैं। वो सरकार से मदद लेकर कोई स्किल सीख सकते हैं। सरकार उनको कोई स्किल जिसमें वो कर सकते हैं, जो वो सीख सकते हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, उसमें उनको ट्रेनिंग दे देती है। और जब वो सीख जाएंगे तो फिर वो अपना कोई छोटा व्यापार या अपना कोई काम वो भी शुरू कर सकते हैं। तो सरकार ने ये बेरोज़गार युवाओं के लिए एक योजना, एक कार्यक्रम लाया है जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये पहले की बात थी जबकि इस तरह की योजनाएं नहीं थी। अगला प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि जो पंक्ति दी हुई है उसके पीछे कोई और छुपा हुआ अर्थ है जो हमें यहाँ पर बताना होता है आशय में। जैसे कि यहाँ पर बताया, अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। ये क्योंकि उनकी अपनी देशी भाषा है, इसलिए यहाँ पे देश को देश लिखा है, परदेश को परदेश लिखा है। ये गांव वालों की भाषा है और ये मानो के ही कहे हुए शब्द हैं, इसलिए मानो के शब्दों को हमें यहाँ पे उनका आशय बताना है। कि मानो क्या कहती है, मानो को भट्टे पर काम करना अच्छा नहीं लगता था। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये शब्द किसके हैं और किस संदर्भ में कहे गए हैं। तो मानो के शब्द हैं ये। और उसने क्यों कहा था ऐसा सुकिया को, क्योंकि उसे भट्टे पर काम करना अच्छा नहीं लगता था। उसका क्या मानना था कि जहाँ इंसान पैदा होता है वही उसका अपना घर होता है, वहाँ उसे एक अपनापन मिलता है। यानी कि जहाँ का इंसान है अगर वो वहीं रहकर काम करता है तो उसे एक अपनापन मिलता है, उसे किसी दूसरे की शर्तों पर नहीं जीना पड़ता। यानी कि वो भट्टे पर काम कर रही थी तो उसे ये लगता था कि जैसे वो दूसरों की शर्तों पर जी रही है, इसलिए उसको वहाँ अच्छा नहीं लगता था। और ये बात उसने इसी बात पर कही थी कि क्या कहा था उसने कि अपने देश की सूखी रोटी, यानी कि अगर अपने देश की सूखी रोटी भी है तो वो परदेश के पकवानों से कहीं अच्छी है। ये है इसका आशय। अब एक और बात है, इतने ढेर सारे नोट लगे हैं घर बनाने में, गांठ में नहीं है पैसा, चले हाथी खरीदने। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये बात किसने कही। ये सुकिया के वर्ड हैं। सुकिया ने ये बात मानो को कही थी जब मानो ने घर बनाने का सपना देखा था। मानो ये चाहती थी कि हम इतनी मेहनत करेंगे, इतना पैसा जमा कर लेंगे कि हम अपने लिए एक पक्का घर बनाएंगे। तो उसके पति सुकिया ने क्या बोला था, सुकिया मानो को समझाता है कि घर बनाना आसान काम नहीं है। क्या समझाता उसको कि घर बनाना आसान काम नहीं है। गरीब लोगों के लिए पक्के ईंटों का घर हाथी खरीदने जैसा काम है। यानी कि जिस प्रकार हम हाथी खरीदने के लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, गरीब लोगों को घर बनाने के लिए भी उसी तरीके से पैसों की ज़रूरत होती है जो उनके पास नहीं जमा हो पाते। अब तीसरा आशय है, उसे एक घर चाहिए था पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। ये वाक्य है, ये मानो ने कहा था, मानो की सोच थी, ये मानो का सपना था, उसका ख्वाब था कि वो उसे एक घर चाहिए था। यानी कि ये मानो के मन की बात है कि उसे एक घर चाहिए था पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी, अपने परिवार के सपने देखती थी। मतलब वो क्या चाहती थी
कि उसका एक पक्की ईंटों का घर हो, क्योंकि ये खाना बदोश लोग थे, इनका अपना घर नहीं था। तो मानो का जो मानना था वो क्या था कि कठिन परिश्रम करके भी एक पक्का घर बनाना चाहती थी, जहाँ वह अपने सुखी परिवार का सपना देखती थी और क्या सोचती थी कि जब हमारा पक्का घर होगा तो हम उसमें एक सुखी परिवार के रूप में रहेंगे। मजदूर वर्ग सबके लिए घर बनाता है। ये इस पाठ में एक मूल संवेदना भी है इस पाठ की कि वो सबके लिए बनाता है, लेकिन अपना पूरा जीवन स्वयं जो है वो अपना जीवन झोंपड़ी में ही बिता देता है। उसके पास कभी भी इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने लिए एक अच्छा पक्का घर बनाकर उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो ये था इस पाठ के प्रश्नोत्तर। उम्मीद करती हूँ पाठ समझ आया होगा आपको और इसके प्रश्नोत्तर भी समझ आए होंगे। कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए, आप उसका आंसर बिना रटे समझ के आधार पर लिखेंगे। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछें। थैंक यू।